नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है देवर जी, आप रात को मेरे कमरे में क्या देखते हो। ऋचा की सासू माँ की मृत्यु के समय ऋचा के पति आदित्य केवल 4 वर्ष के ही थे। शादी के बाद ऋचा अपने छोटे से नए परिवार को पाकर बहुत खुश थी। ऋचा अपनी सासू माँ के ख्यालों में डूबी हुई ही थी कि तभी ऋचा का देवर आहिल अपनी भाभी के कान में आकर बोलता है, भाभी कहाँ खो गई आप? कहीं आपको अपने मायके की याद तो नहीं आ रही? खाना बनाते बनाते ऋचा, नहीं देवर जी, चलो मैं ही खाना बनाने में आपकी मदद करता हूँ, क्योंकि मम्मी तो है नहीं। खाना बनाते समय ऋचा और आहिल दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं। आहिल बोलता है, भाभी पता है आपको, जब पापा की तबीयत खराब होती तो मैं और भैया खाना बनाते थे। तब ऋचा बोलती है, फिर तो ठीक है, आपको खाना बनाना आता है। जब कभी मेरा मन नहीं होगा तो मैं आप दोनों से खाना बनवाऊंगी, ऑर्डर देकर। इतने में दोनों देवर भाभी हंसने लगते हैं और बातों बातों में न जाने कभी खाना बनकर तैयार हो जाता है। और फिर ऋचा बोलती है, चलो देवर जी, खाना तो बनकर तैयार है, अब आप टेबल पर चलिए, मैं आपके भैया और पापा जी को बुलाकर लाती हूँ खाना खाने के लिए। आहिल, ओके भाभी, अभी खाने का सिर्फ एक ही निवाला लिया था ऋचा के ससुर जी ने, और उन्होंने तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। अरे वाह ऋचा बेटा, आज खाना खिलाकर तो तुमने अपनी सास शकुंतला की याद दिला दी। तुम्हारी सास बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही खाना बनाती थी, स्वादिष्ट। और खीर, खीर का तो कहना ही क्या, लाजवाब। ऋचा, थैंक यू पापा जी। तभी आहिल बोलता है, अरे पापा, आप तो बेमतलब भाभी की तारीफ कर रहे हैं, खाना तो सारा मैंने बनाया है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसी मजाक में समय बीतता चला गया और आज ऋचा की शादी को पूरा 1 हफ्ता बीत गया। और अब ऋचा के पति आदित्य की छुट्टियां भी खत्म हो गई। आदित्य कंपनी में एक छोटे वर्कर का काम करता था। आदित्य 2 शिफ्टों में ड्यूटी करता था। 15 दिन दिन में ड्यूटी करता और 15 दिन नाइट ड्यूटी करता। अभी आदित्य की नाइट ड्यूटी चल रही थी। नई और अलग जगह होने के कारण ऋचा अच्छे से नींद नहीं ले पाती थी। ऋचा देर रात सोती, उसमें भी बीच बीच में उसकी आंखें बार बार खुल जाती। आज भी ऋचा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। करीबन 1 बजे ऋचा की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। तभी जैसे उसे कोई सामान गिरने की आवाज आई। ऋचा खिड़की की तरफ देखती है कि शायद कोई बिल्ली हो या कोई जानवर हो, किंतु खिड़की के पास उसे अपना देवर आहिल खड़ा हुआ दिखाई देता है। ऋचा उसकी ओर देखती है, तभी उसका देवर आहिल हड़बड़ाहट में अपने रूम में चला जाता है। ऋचा पहले तो सोचती है, शायद मुझे कोई धोखा होगा, देवर जी को कुछ काम होगा, तभी वे खिड़की के पास खड़े थे। किंतु दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि कुछ सामान गिरने की आवाज हुई, तभी ऋचा उठकर देखती है तो खिड़की पर आज फिर उसका देवर खड़ा रहता है। आज ऋचा के साथ फिर वही घटना घटी, किंतु आज ऋचा बहुत गुस्से में थी। उसके देवर का यूं खिड़की से रूम में ताकना ऋचा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब ऋचा गुस्से में कुलबला उठी। पहले तो उसने सोचा कि ये सारी बातें मैं अभी फोन लगा के आदित्य को बता दूं, किंतु फिर ऋचा ने सोचा, फोन से बताना सही नहीं, कल जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तब उन्हें बता दूंगी। ऋचा सुबह जल्दी उठ जाती है और सोचती है, आदित्य के आने से पहले ही मैं सारा काम करके तैयार रखूं, जिससे आदित्य के आने के बाद उससे मैं आराम से बात कर सकूं। किंतु जैसे ही ऋचा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो तभी उसका देवर आहिल खाना बनाने में मदद करने के लिए वहां आ जाता है। आहिल को देखते ही ऋचा का गुस्सा
सातवें आसमान पर बैठ जाता है और ऋचा गुस्से में बोलती है, जी नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी। आहिल ने आज पहली बार ऋचा का ये रूप देखा था। आहिल सोच में पड़ गया कि आज ऐसा क्या हुआ जो भाभी इतने गुस्से में है और आज मुझे ये ऐसी तीखी नजरों से क्यों देख रही है। तभी आहिल बोलता है, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो सही है आज। ऋचा, जी देवर जी, बिल्कुल सही है, अनजान बनना तो कोई आपसे सीखे। इतना सुनते ही आहिल सोचता है, न जाने मुझसे क्या गलती हो गई जो भाभी आज मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। और बात को ज्यादा न खींचते हुए वो रसोई से बाहर चला जाता है। फटाफट खाना तैयार कर ऋचा रसोई के सारे काम खत्म करती है और आदित्य के आने का इंतजार करती है। आदित्य के आते ही वह कहती है, आप जल्दी से हाथ मुंह धो आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आदित्य जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी ऋचा के मुंह के भाव को आदित्य अच्छी तरह से समझ जाता है और बोलता है, क्या बात है ऋचा, आज तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तब ऋचा बोलती है, हाँ आदित्य जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप खाना खा लीजिए। आदित्य कहते हैं, ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ। खाना खाने के बाद आदित्य अपने रूम में चला जाता है और ऋचा से बोलता है, बोलो क्या बताना चाहती थी तुम इतनी देर से। तभी ऋचा ने अपने साथ बीती रातों की घटना कह सुनाई। सारी बात सुनने के बाद आदित्य हल्के हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी घबरा रही हो। आपका भाई रात को मेरे कमरे में निहारता है और ये इतनी सी बात है। ऋचा गुस्से में बोलती है, अरे नहीं ऋचा, कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई आहिल ऐसा नहीं है, वह अपनी भाभी को माँ के सम्मान समझता है। ऋचा, अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारा मतलब ये है। नहीं ऋचा, मैं तुम्हें भी गलत नहीं बता रहा हूँ, बोला ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। ऋचा, गलतफहमी कुछ नहीं है, बस आप अपने भाई का साथ दे रहे हैं, मेरा नहीं। आदित्य बोलता है, अच्छा ठीक है, आज रात को मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और यहीं रुक जाता हूँ। रात में जो भी घर में होता है उन सबको तुम बाहर चुपके से देखना और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे रूम में सो जाऊंगा और आहिल से बोलूंगा कि मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ खाना खाने के वक्त। ठीक वैसा ही शाम को खाना खाने के वक्त होता है। आदित्य आहिल से खाना खाने के बाद बोलता है, ठीक है आहिल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है भैया, इतना कह के वह घर के बाहर छुप जाता है और थोड़ी देर में ऋचा से आकर कहता है, अब तुम बाहर जाकर सब देखना और मैं तुम्हारी जगह अपने रूम में सो जाता हूँ। ऋचा ठीक वैसे ही करती है, वो बाहर जाकर छिप जाती है और आदित्य उसकी जगह बेड पर सो जाता है। अब रात्रि के करीबन 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और रात को जब वह अपने देवर आहिल को उठते हुए देखती है तो एकदम स्तंभ रह जाती है। ऋचा को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने कमरे में आकर अपने पति आदित्य को सब सच्चाई बताती है। फिर आदित्य बोलता है कि मुझे ये पहले से ही पता था कि मेरे भाई आहिल को नींद में चलने की बीमारी है, जिसकी वजह से वह रात में उठकर यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। ऋचा बोलती है, आपको जब सब सच्चाई पता ही थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें यह सच्चाई बताता तो तुम्हें मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं होता, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी आंखों से सब देखने के लिए कहा। ऋचा को अपनी भूल का एहसास होता है और सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपने देवर आहिल से उसके साथ किए गए व्यवहार के लिए उससे माफी मांगती है। आहिल बिना कुछ कहे अपनी भाभी को माफ कर देता है और बोलता है कि आप मेरे लिए
मेरी माँ के समान है। मेरी माँ का देहांत तो बचपन में ही हो चुका था, किंतु भैया की शादी के बाद मुझे एक नई माँ मिली है जो मेरी हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखती है। थोड़ी देर बाद आदित्य वहां आ जाता है और बोलता है, क्या बात है, दोनों देवर भाभी में आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो दोनों इतने इमोशनल हो रहे हो। फिर रीचा और आहिल दोनों एक साथ बोलते हैं, हमारी बात हम किसी तीसरे को क्यों बताएं। और फिर तीनों हंसने लग जाते हैं। थोड़े दिनों बाद आदित्य और ऋचा आहिल को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, जिससे कुछ दिन बाद ही उसकी यह बीमारी खत्म हो जाती है और फिर सभी दोबारा खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।